गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेक्शन 25A पढ़ा था कि रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या फिर रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट, उस केस में रिकवरी टैक्सेबल होगी रिसिप्ट ईयर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि एसएससी उस रेलेवेंट प्रॉपर्टी का ऑनर भी नहीं है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा और इफेक्टिवली 70% रिकवरी टैक्सेबल होगी। और उसका इफेक्ट कब देंगे? बिल्कुल एंड में। बिल्कुल एंड में का मतलब क्या? पहले हम करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं। ये रिकवरी तो पास्ट ईयर से बिलोंग करती है, तो ये रिकवरी का ट्रीटमेंट या हम इस रिकवरी को शो करने की बात करें तो बिल्कुल एंड में शो करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई थी सेक्शन 25A की। और अनरियलाइज्ड रेंट जब हुआ था, मतलब बैड डेट्स, तब उसका डिडक्शन मिल गया था, बट उसको हम डिडक्शन नाम नहीं देते हैं, उसको हम एडजस्टमेंट नाम देते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब एक हमने डीएलओपी प्रॉपर्टी को लेकर बात की थी कि अगर एसएससी के पास मोर देन 2 एसओपी एनओपी है तो जो 2 के ऊपर वाली हैं वो डीएलओपी मानी जाएंगी। तो मान लीजिए हमने बात की थी एसएससी के पास 5 प्रॉपर्टीज हैं जो एसओपी एनओपी के करेक्टर की है, उसमें से 2 मानेंगे एसओपी एनओपी। कौन सी मानेंगे? जो सबसे बड़ी है। एसएससी को सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब मुद्दा यही है, एसएससी सिलेक्शन कैसे करेगा? बताइए, एसएससी सिलेक्शन एसएससी सिलेक्शन कैसे करेगा? जो सबसे बड़ी है, देखिए पहले वो सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकाले जहां वैल्यू ज्यादा टैक्सेबल हो रही है, या मैं यूं करूं कि एक बार सारी प्रॉपर्टीज को डीएलओपी मान लूं, है तो वो एसओपी, बट उनको डीएलओपी मान लूं। एक ट्रिक समझना कि मेरे को सिलेक्शन कैसे करना है, उसकी ट्रिक समझना है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एसओपी एनओपी, बट एक बार इनको डीएलओपी मानकर इनकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेता हूं। डीएलओपी क्यों मानूंगा? रीजन, अगर एसओपी एनओपी नहीं माना जाएगा तो फिर अल्टीमेटली वो डीएलओपी है, और डीएलओपी होगा तो उसका टैक्सेबल वैल्यू होगी। तो सारी प्रॉपर्टीज की मैं डीएलओपी होने की टैक्सेबल वैल्यू निकाल लूंगा। बताइए, जिस मकान की डीएलओपी होने की टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा है, मैं सिलेक्शन कर लूं कि जिसकी टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा आ रही है उसको मैं मान लूं एसओपी एनओपी। यही है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं कि सिलेक्शन कैसे करना है। इसको लेकर हम क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, गणेश हैज 3 हाउसेस। 3 मकान है उसके पास, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। बोल दिया आपको कि तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट अब तीनों तो सेल्फ ऑक्यूपाइड अलाउ होंगे नहीं, 2 ही होंगे। इन सारे मकानों के पर्टिकुलर्स दे रखे प्रीवियस ईयर 23-24 के, हाउस 1, 2, 3, सबकी म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, सबका फेयर रेंट दे रखा है, सबका स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। ठीक है, और डेट ऑफ कंप्लीशन और परचेज भी दे रखा है। और डेट ऑफ कंप्लीशन और परचेज देखने से लगता है कि अगर इनका पीसीपीआई होगा भी
अगर इनका पीसीपीआई है भी अगर, तो उसके 5 साल तो कभी के निकल गए होंगे। क्या लगता है आपको ये इंफॉर्मेशन देखकर? डेट ऑफ कंप्लीशन सबकी देखो, सारे तीनों हाउसेस की। क्या आपको लगता है कि 5 साल का जो बोला पीसीपीआई राइट ऑफ करने का, कि 5 साल में डिडक्शन मिलेगा पीसीपीआई का, वो कंप्लीशन डेट से लिंक्ड है? जब कंप्लीशन होगा उस ईयर से 5 किस्तों में पीसीपीआई अलाउ होना शुरू होता है क्या? तो अगर आपको इतना पुराना कंप्लीशन दे रखा है, देखो प्रॉपर्टी 1 का, हाउस 1 का तो 99 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो अगर इसका कंस्ट्रक्शन इतना पुराना कंप्लीट हो चुका है, तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर से पीसीपीआई की पहली किस्त अलाउ होती है ना। इसका मतलब इसको पीसीपीआई अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर लोन रहा है तो इसका इंटरेस्ट अगर है तो उसमें पीसीपीआई अगर हम कैलकुलेट करें तो वो पीसीपीआई का डिडक्शन इसको कब से मिलना शुरू हो गया 99 में ही, 99 से ईयर 99 ईयर एंडेड 99 से पीसीपीआई का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसको अलाउ होना शुरू हो गया होगा। सही है? तो बताइए अभी मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23 नहीं, 23 चॉइस है। ठीक है, तो कहने का मतलब अब तक तो पीसीपीआई अगर है भी इस प्रॉपर्टी को लेकर तो वो 5 किस्तें तो कब की राइट ऑफ हो चुकी होंगी। तो मैं कंक्लूजन निकाल दूं क्या कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसका बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है उसका पीसीपीआई तो खत्म ही हो गया होगा। ये एक बार मैं कंक्लूजन निकाल दूं। अब भी अगर इस प्रॉपर्टी का लोन आउटस्टैंडिंग है तो ज्यादा से ज्यादा करंट ईयर का इंटरेस्ट हो सकता है, पीसीपीआई तो खत्म हो चुका होगा। बात समझ आई कि नहीं? नहीं आई हो तो दोबारा पूछिए। क्लिक क्लिक हुआ कि नहीं? बोलिए लास्ट। वापिस बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि इस जैसे हाउस नंबर 1 है, 99 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। जब हम पीसीपीआई की किस्तें बनाते हैं, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी, तो पहली किस्त का डिडक्शन कब मिलता है? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ? 98, 99। ठीक है, तो तब से लेकर 5 साल, आज मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 23-24, तो मेरे को तो आज 23-24 के लिए देखना है। तो क्या पीसीपीआई की 5 किस्तें अलाउ हो चुकी थी? उनके 5 साल निकल चुके। तो अब भी अगर मेरे को क्वेश्चन में इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे, इट मीन्स वो प्योरली करंट ईयर के इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो पीसीपीआई तो नहीं होगा। समझ गए? अब म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको दे रखे हैं, बट ये परसेंटेज फॉर्म में दे रखे हैं। ये हम किसका परसेंटेज कैलकुलेट करें? म्यूनिसिपल वैल्यू का। ठीक है, ये हमको अमाउंट निकालना है इसका, तो हम ये म्यूनिसिपल वैल्यू पर परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी फॉर रिपेयर वर्ड को अंडरलाइन करता हूं। रिपेयर के लिए लोन लिया गया। तो अगर ये प्रॉपर्टी एसओपी है और रिपेयर के पर्पस से लोन लिया गया है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम 30,000 वाला ही अलाउ होगा या 2 लाख वाला? 30,000 वाला ही अलाउ होगा। बट यहां 55,000 हाउस नंबर 2 को लेकर बोला हुआ है। अगर ये प्रॉपर्टी एसओपी है, अगर डीएलओपी मानेंगे तो क्या होगा? क्या हमें डीएलओपी भी मानकर चेक करना है? हाँ, एक बार तो चेक करना ही है। डीएलओपी मानेंगे अगर इसको तो ये 55,000 पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन
अगर प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी होती है तो कोई लिमिट नहीं है, तो उस केस में 55,000 भी अलग हो जाएगा, तो 30,000 के ऊपर है। ठीक है, फिर अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी तो जस्ट पढ़ना शुरू किया क्वेश्चन, तो करंट ईयर का भी इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, कह रहे प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया गया था जुलाई 16 में। ठीक है, 1,75,000 इसका इंटरेस्ट है, 1,75,000 इंटरेस्ट। अब बोल भी दिया इधर ये तो करंट ईयर का है। अब मिस्टर गणेश की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिटरमाइन करनी है। प्रीवियस ईयर 23-24 मतलब असेसमेंट ईयर 24-25। अब फाइनली पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन की आस्किंग क्या है, सजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय द गणेश टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। कौन से तीन मकान है, तीन मकान में से कौन से मकानों को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो जाए। बताइए। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, शुरू कैसे करना है? शुरू ऐसे करना है, स्टेप 1, एज्यूम ऑल हाउसेस एज डीएलओपी। स्टेप 1 वो हो जाएगा कि एक बार इन तीनों मकानों को मैं डीएलओपी मान लेता हूं। दूसरा स्टेप हो जाएगा, एक बार मैं इन तीनों मकानों को एसओपी मान लेता हूं। 2 स्टेप कंप्लीट किए, ध्यान से सुनना। स्टेप 1 क्या करना है, तीनों मकानों के डीएलओपी होने की टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेनी है, आ जाएगी। फिर सेकंड स्टेप, तीनों मकानों को एसओपी मान लेना है एक बार, तीनों मकानों को। हालांकि तीन एसओपी होते नहीं है, बट मान लेना एक बार, एज्यूम करना है, तो उनके एसओपी होने की टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें सिलेक्शन करना है। फाइनल कंक्लूजन क्या निकालना है? कंक्लूजन निकालना है कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, मकान 3 है, तो मेरे 3 ऑप्शन रहे। पहला ऑप्शन, अगर मैं हाउस फर्स्ट और सेकंड को एसओपी मानूं तो मेरे को हाउस थर्ड को डीएलओपी मानना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, हाउस फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं एसओपी मानूं तो मेरे को सेकंड हाउस को डीएलओपी मानना पड़ेगा। समझे? तो कहानी कुछ इस तरीके से है, समझिए। अगर मैं तीनों मकानों को, मैं पहले बेसिक पिक्चर जो मेरे को फाइनल स्टेप देना है वो मैं बता देता हूं आपको। हाउस 1, 2, 3 के मेरे पास डीएलओपी होने की टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा स्टेप क्या था कि इन तीनों मकानों को मैं एक बार एसओपी मान लेता हूं, तो उनके एसओपी होने की वैल्यू आ जाएगी। बट ये तो सिर्फ अजम्पशन थी, 3 एसओपी हो नहीं सकते, मैं क्लेम नहीं कर सकता 3 एसओपी, 2 ही क्लेम कर सकता हूं। तो अब मेरे को सिलेक्शन की बात करनी है। तो सिलेक्शन में मेरे को पहला ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट में मैं फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, तीनों मकानों की मेरे को टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। अब बात ध्यान से सुनना। अगर मैं हाउस फर्स्ट को एसओपी मानूंगा, हाउस सेकंड को एसओपी मानूंगा, तो मेरे को हाउस थर्ड को डीएलओपी मानना पड़ेगा। तो अब मैं वैल्यूज कहां से उठाऊं? देखो, एसओपी होने की वैल्यू हाउस 1 और 2 की कहां से उठाऊं? ये वो इधर लिख दूं, हाउस सेकंड के एसओपी होने की वैल्यू यहां से उठाऊं, यहां लिख दूं, और हाउस थर्ड के डीएलओपी होने की वैल्यू कहां से उठाऊं? ये वाली, और वो मैं यहां फिट कर दूं, तो मेरे तीनों मकानों की टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी क्या? ये मेरा ऑप्शन फर्स्ट। अब सेकंड ऑप्शन क्या उठाऊंगा? हाउस फर्स्ट और थर्ड को एसओपी मानूंगा।
और उनके एसओपी होने की वैल्यू लिख दूंगा, और हाउस सेकंड को डीएलओपी मानूंगा, उसके डीएलओपी होने की वैल्यू लिख दूंगा। फिर तीसरा ऑप्शन, समझ गए? फिर तीनों ऑप्शन में जहां पर मेरे टोटल टैक्सेबल वैल्यू तीनों मकानों की लोएस्ट आती है, जहां मेरे टैक्सेबल वैल्यू जिस ऑप्शन में कम बनती है, मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। बात समझे? कोई डाउट? क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप, मैं इन सारे हाउसेस को डीएलओपी मान रहा हूं। डीएलओपी मानूंगा तो क्या होगा, मेरे को ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नेट एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या मैं कहूं पूरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी, या मैं यूं कहूं कि इन तीनों मकानों की मेरे को टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी डीएलओपी मानते हुए। ठीक है, शुरू करें। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1, अब फटाफट बताते जाइएगा। म्यूनिसिपल वैल्यू पहले हाउस की 3 लाख है, फेयर रेंट 375 है, विच एवर इज हायर। जेड वैल्यू कितना रहेगा? 375, 375। स्टैंडर्ड रेंट 350 है, विच एवर इज लेस। हाँ, तो एक्सपेक्टेड रेंट फाइनल कितना हो गया? 3,50,000। एक्चुअल रेंट है क्या? एक्सपेक्टेड रेंट तो आ गया 350। Actual rent is always missing in case of DLOP. DLOP के केस में मिसिंग होता है। ठीक है, तो मैंने अब एक्चुअल रेंट मिसिंग है, ये प्रॉपर डीएलओपी प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट क्या होता है? एज इफ एलओपी। एज इफ एलओपी मतलब इस प्रॉपर्टी को हमें लेट आउट मानते हुए ट्रीटमेंट करना है। अब जब लेट आउट मानेंगे तो इसका कंप्यूटेशन हम सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में जाके करेंगे, और सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में जाके करेंगे तो वहां वो टेबल कंपैरिजन वाली काम आएगी, जिसमें 4 रॉ दे रखी थी। फर्स्ट रॉ एप्लीकेबल हो जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बताया था ऐसा डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में होगा, एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कारण एक्चुअल रेंट इज ऑलवेज मिसिंग इन केस ऑफ डीएलओपी प्रॉपर्टी। तो क्या मैं तीनों प्रॉपर्टीज का एक्सपेक्टेड रेंट ही लिख दूं? तीनों प्रॉपर्टीज का। अभी तक हम सिर्फ फर्स्ट हाउस की बात कर रहे थे, सेकंड हाउस में आइए, फटाफट बताइए। म्यूनिसिपल वैल्यू 3,60,000, फेयर रेंट 275, विच एवर इज हायर 360, फिर 370 स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लेस 360। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। फिर हाउस थर्ड का सोचिए, म्यूनिसिपल वैल्यू 3,30,000, पेरेंट 3,80,000, विच एवर इज हायर 3,80,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट 375, विच एवर इज लेस 375। ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट मैंने तीनों हाउसेस का निकाल दिया। ठीक है, एक्चुअल रेंट तो होता ही नहीं है, क्या एक्सपेक्टेड रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा? तो मैंने सीधे लिख दिया कि ये तो मेरी अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही है, एक्चुअल रेंट है नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ चुकी है, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करें, दे रखा है पेड हो चुका है म्यूनिसिपल टैक्स। ये वैल्यू पे कैलकुलेट कर लें आप, 12% 3 लाख का, 3 लाख का 12% कितना हुआ? 36। फिर म्यूनिसिपल वैल्यू 3,60,000 हाउस सेकंड की, उसका 8% 28,800। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स जब भी परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ हो उसको हम म्यूनिसिपल वैल्यू पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो तीसरे हाउस का भी आ गया। नेट एनुअल वैल्यू लिख दी मैंने तीनों हाउसेस की। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इंप्लाइड है, मिलेगा ही,
डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में मिलता है कि नहीं मिलता है? एलओपी डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो लेस कर देंगे। ये इन सब का एनएवी का होता है 30%, एनएवी का 30% ले लीजिए। फिर इंटरेस्ट की बात, इंटरेस्ट हाउस फर्स्ट को लेकर नहीं है, सेकंड को लेकर है, थर्ड को लेकर है, ठीक है। अब मैं अगर डीएलओपी मान रहा हूं तो हाउस सेकंड का 55,000 पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, या मैं इसको 30,000 तक रेस्ट्रिक्ट करूं? पूरा अलाउ हो जाएगा, मैं डीएलओपी मान रहा हूं इसलिए, तो पूरा अलाउ हो जाएगा 55,000 इंटरेस्ट। हाउस थर्ड का भी पूरा अलाउ हो जाएगा क्या? 1,75,000, 1,75,000 पूरा अलाउ हो गया। तो ये मेरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई तीनों हाउसेस की, ये मानते हुए कि ये सब डीएलओपी है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, एज्यूम ऑल हाउसेस एज डीएलओपी, इनके डीएलओपी होने की वैल्यू आ चुकी। अब इन तीनों मकानों के एसओपी होने की वैल्यू, एसओपी में ज्यादा दिक्कत कुछ नहीं होती है, ज्यादा दिक्कत कुछ भी नहीं है एसओपी प्रॉपर्टी के केस में। क्यों? एनुअल वैल्यू आप सीधे लिख सकते हो कि नील होती है अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। फिर इंटरेस्ट का ही डिडक्शन तो मिलता है बस, एसओपी प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलता है, तो एनुअल वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। फिर लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब 55,000 यहां लिख दिया मैंने हाउस सेकंड का, लेकिन इसको मेरे को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 30,000। क्यों रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है? यहां पर एसओपी मान रहे हैं इसलिए, रिपेयर के लिए लिया गया था, इस वजह से। सही है। देखिए, परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए होता है तो एनहांस लिमिट 2 लाख अवेलेबल होती है, लेकिन रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए होता है तो जनरल लिमिट 30,000 ही अलाउ होती है। तो रिपेयर के लिए तो इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इसका एक्चुअल इंटरेस्ट तो 55,000 है, बट इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 30,000 तक, कर दिया तो 30,000 ही लेस होगा। अब जब नील में से 30,000 लेस होगा तो एसओपी होने की क्या नेगेटिव वैल्यू आएगी? नेगेटिव आ गया 30,000। नेगेटिव मतलब लॉस, लॉस नहीं हो सकता क्या? हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस हो सकता है। अब हाउस थर्ड का इंटरेस्ट कितना है एक्चुअल? 1,75,000। ये किसके लिए लिया गया? परचेज के लिए लिया गया। क्या 1 अप्रैल 99 के बाद लिया गया है? लोन कब लिया है? जुलाई 2016 में लिया ना, मतलब 1 अप्रैल 99 के बाद लिया। कंडीशंस चेक करो, परचेज के लिए लिया क्या? परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, और 1 अप्रैल 99 के बाद होता है। एनहांस लिमिट मनी लेंडर का सर्टिफिकेट तो लेकर आ जाएंगे, फॉर्मेलिटी है सिर्फ, ठीक है। और चेक करना है कि 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, वो भी हो गया। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एनहांस लिमिट की, मतलब 2 लाख की एनहांस लिमिट अप्लीकेबल है। अब 2 लाख की अगर एनहांस लिमिट अप्लीकेबल है तो 1,75,000 अलाउ हो जाएगा क्या? यस। तो ये सब इनके एसओपी होने की वैल्यूज आ गई। अब इसमें से सिलेक्शन करना है। मेरा ऑप्शन फर्स्ट, हाउस फर्स्ट को मैं एसओपी मानता हूं, हाउस सेकंड को मैं एसओपी मानता हूं, और हाउस थर्ड को डीएलओपी। पहला ऑप्शन ये होगा, क्योंकि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 मकान ही मैं एसओपी मान सकता हूं, तीसरा तो मुझे डीएलओपी मानना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन, पहले हाउस का एसओपी होने की वैल्यू क्या है, यहां से उठाऊं?
यहां से उठानी है ना, आ गया इधर नील। फिर दूसरे हाउस के एसओपी होने की वैल्यू 30,000, ये यहां से उठाऊं, यहां फिट करूं, और हाउस थर्ड के डीएलओपी होने की वैल्यू यहां से लूं, यहां फिट करूं। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में मेरे टोटल तीनों मकानों की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी 43,640। अब ऑप्शन चेंज करता हूं, ऑप्शन चेंज करता हूं। अब की बार मैं हाउस फर्स्ट को और थर्ड को एसओपी मानूंगा, जिसकी वजह से हाउस सेकंड को मुझे डीएलओपी मानना पड़ेगा। तो हाउस फर्स्ट के एसओपी होने की वैल्यू क्या है? नील। हाउस फर्स्ट के एसओपी होने की वैल्यू क्या है? नील। हाउस सेकंड के डीएलओपी होने की वैल्यू क्या है? ये 1,76,840 ये ले लूं, और हाउस थर्ड के एसओपी होने की वैल्यू ये लूं। सही है, ये यहां लिख दिया। और टोटल तीनों मकानों की टैक्सेबल वैल्यू रह गई बहुत कम, 1,840। बहुत कम हो गई टोटल टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन अभी तक फाइनल कंक्लूजन पे मैं नहीं पहुंच सकता, कारण मकान 3 है तो ऑप्शन भी 3 बनेंगे। तो एक थर्ड ऑप्शन और बनेगा, क्या हाउस फर्स्ट को मैं डीएलओपी मानूं और हाउस सेकंड और थर्ड इन दो को एसओपी मान लूं। अब एक इंटरेस्टिंग बात सामने आएगी, ढंग से सुनना। हाउस फर्स्ट की डीएलओपी होने की वैल्यू क्या है? हाउस फर्स्ट की डीएलओपी होने की वैल्यू क्या है? ये 2,19,800, ये यहां फिट कर दी। अब हाउस सेकंड के एसओपी होने की वैल्यू क्या है? 30,000 नेगेटिव, 30,000 नेगेटिव। अब हाउस थर्ड के एसओपी होने की वैल्यू क्या है? 1,75,000, 1,75,000। अब इस ऑप्शन थर्ड में ढंग से सुनना, हाउस सेकंड और थर्ड को मैं एसओपी मान रहा हूं, और इनका इंटरेस्ट का डिडक्शन, इंटरेस्ट के डिडक्शन की वजह से ही नेगेटिव आ रहा था ना, क्योंकि इनकी एनुअल वैल्यू तो नील होती है, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन लेस करते हैं तो ही नेगेटिव आता है। बस रीजन नेगेटिव आने का यही होता है ना। तो अब जब मैं इसका इंटरेस्ट 30,000 डला हुआ, इसका 175 वाला हुआ, दोनों ऐड करके चेक मैंने ऐड किया, तो वो 2,05,000 बन रहा है। 2,05,000 इंटरेस्ट अलाउ होगा या नहीं, या इसको भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा? दो एसओपी है, उनका इंटरेस्ट भी क्या 2 लाख तक रेस्ट्रिक्ट करना होता है? एग्रीगेट इंटरेस्ट पर लगती है 2 लाख की लिमिट, एनहांस लिमिट 2 लाख एग्रीगेट इंटरेस्ट पर लगती है। तो अभी मेरे हाउस सेकंड और हाउस थर्ड का एग्रीगेट इंटरेस्ट 2,05,000 हो गया है, तो मेरे को इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 2 लाख तक। बात समझ गए? तो ये नेगेटिव 2 लाख अलग हुआ। अब ये इसमें से एडजस्ट होने के बाद फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 19,800। 3 ऑप्शन आ गए, 3 मकान थे, 3 ऑप्शन बनेंगे। जितने मकान होंगे उतने ऑप्शन बनेंगे। 5 मकान होंगे, 5 ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, 3 मकान है, 3 ऑप्शन बने। अब तीनों ऑप्शन में लोअर टैक्सेबल वैल्यू कहां आती है? सेकंड ऑप्शन में। और सेकंड ऑप्शन था क्या? सेकंड ऑप्शन में मैंने फर्स्ट और थर्ड को एसओपी माना था, सेकंड को डीएलओपी।
तो मेरे को सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर मेरी टोटल टैक्सेबल वैल्यू लोएस्ट आ रही है। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जाए। तो सिलेक्शन इस तरीके से किया जाएगा। तरीका समझ आ गया? स्टेप 1 में क्या करिए, आप सारे मकानों का डीएलओपी होने की टैक्सेबल वैल्यू निकाल दीजिए। स्टेप 2 में सारे मकानों की एसओपी होने की वैल्यू निकाल दीजिए। फिर ऑप्शन क्रिएट करिए। समझ गए? कोई डाउट? यस, एनी डाउट? हाँ हाँ, डायरेक्टली नहीं करना है, काम पूरा करना है। हाँ, ऑप्शंस ज्यादा बन सकते हैं उस केस में। 5 मकान है तो ऑप्शंस ज्यादा बन सकते हैं। क्वेश्चन अभी तक मैक्सिमम 3 मकानों का आया है अभी तक। देखिए, इस चैप्टर में अधिकतर एवरेज 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। हाँ, 7 मार्क्स। हाँ, इनका कहना है, इनका कहना है, अगर देखिए इन्होंने एक पॉइंट रेस किया कि अगर यहां पर भी ये जो 1,75,000 वाला अमाउंट है ना, थर्ड हाउस का इंटरेस्ट, थर्ड हाउस का इंटरेस्ट 175 है, ये परचेस को लेकर था लोन। अगर परचेस के लिए लोन नहीं लिया गया होता, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, रिपेयर के लिए लिया गया होता, तो इसके लिए भी कहानी क्या होती फिर? 2 लाख की एनहांस लिमिट अप्लीकेबल नहीं होती, फिर उसको भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता 30,000 तक। तो फिर यहां पर ये सिचुएशन बन जाती कि हाउस सेकंड का भी 30,000 है और इसका भी रेस्ट्रिक्ट कर लेते 30,000, फिर 30 और 30 60 होता। बट 60 भी होता ना, तो भी एग्रीगेट इंटरेस्ट को ओवरऑल यहां जहां आप 2 लाख लिख रहे हो ना, उसको फिर 30,000 तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता, क्योंकि दोनों ही रिपेयर के लिए, दोनों हाउसेस के लिए रिपेयर रिपेयर, दोनों का 30-30, बट एग्रीगेट भी तो लिमिट से एक्सीडिंग नहीं हो सकता। अब लिमिट ही 30,000 मिल रही है, तो यहां पर भी 30,000 हो जाता। ठीक है, चलिए अब तो इसको लेकर हमने डिटेल में क्वेश्चन कर लिया कि ये सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, और हम ये बात समझ चुके हैं कि ये सिलेक्शन एवरी ईयर चेंज हो सकता है। अब नई बात समझते हैं। सेक्शन 26, जॉइंट ऑनरशिप, को ऑनरशिप। जॉइंट ऑनरशिप, को ऑनरशिप क्या होता है? एक ही मकान के दो या दो से ज्यादा ऑनर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मकान एक ही है, 3 ब्रदर हैं, 3, और वो मकान जो एक है वो तीनों ब्रदर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी है, को ऑनर है तीनों ब्रदर्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, उसको लेकर सेक्शन 26 बात करता है। सेक्शन 26 अप्लीकेबल कब होता है? जब ईच को ऑनर का शेयर डिटर्मिनेट हो, नोन हो, तभी अप्लीकेबल होता है। जैसे मैं बोलूं तीनों ब्रदर्स का इक्वल शेयर है, 1/3 1/3 1/3, तो शेयरिंग रेशियो डिटर्मिनेट है, पता है? डिटर्मिनेट मतलब नोन, पता है कि नहीं? पता है कि 1/3 1/3 1/3 ये ऑनर हैं। तो
मकान एक ही है, इसकी हम टैक्सेबल वैल्यू मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला पहले नॉर्मल प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आप इस होल प्रॉपर्टी की का टैक्सेबल अमाउंट निकाल दीजिए। इस बात को इग्नोर करते हुए कि ये 3 ऑनर है इसके, इसको इग्नोर करते हुए एक बार तो इस पूरे मकान की टैक्सेबल वैल्यू नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकाल दीजिए। फिर कुछ नहीं करना है, उनके शेयरिंग रेशियो में टैक्सेबल अमाउंट अलोकेट कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो पहले होल प्रॉपर्टी का टैक्सेबल अमाउंट निकाल दिया। 3 ब्रदर हैं, तीनों का शेयरिंग रेशियो 1/3 1/3 1/3 है, तो जो टैक्सेबल अमाउंट आया था तीनों में अलोकेट कर दिया 1/3 1/3 1/3। जो अलोकेट हो गया रिजल्टेंट फिगर वो टैक्सेबल होगा कंसर्न्ड को ओनर्स के हैंड्स में। ठीक है, मतलब सबको अपने अपने रिस्पेक्टिव शेयर पर टैक्स देना होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले पूरे मकान की का टैक्सेबल अमाउंट निकाल दिया और सब में उनके शेयरिंग रेशियो को ध्यान में रखते हुए एलोकेशन कर दिया। ठीक, तो ज्यादा लंबी चौड़ी कोई इसमें बात नहीं है, बस एक खास बात, मकान भले ही एक ही हो, लोन भी भले ही एक ही हो, इंटरेस्ट का डिडक्शन क्या प्रॉपर्टी वाइज है या एसएससी वाइज है? एक नया इशू उठा रहे हैं हम कि ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है ये एसएससी वाइज है या प्रॉपर्टी वाइज है। जैसा इस केस में हो रहा है, मकान एक ही है, अब ऑनर 3 हो गए। मेरे को एक बात बताओ, 3 ब्रदर है, 3 ऑनर हो गए, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तीनों के पैन नंबर अलग हैं कि नहीं? तीनों अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेपरेट एसएससी हैं कि नहीं है? तो तीनों को इंटरेस्ट का डिडक्शन भी अलग अलग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बट इंटरेस्ट को लेकर हमें सिर्फ प्रॉपर्टी, अगर एसओपी एनओपी होती है तो ही ध्यान रखना होता है, एलओपी डीएलओपी के केस में ध्यान कहां रखना होता है? इंटरेस्ट कितना भी ज्यादा हो सारा ही अलग हो जाता है, एलओपी डीएलओपी के केस में तो ध्यान रखना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लिमिट तो एसओपी एनओपी के लिए ही है ना, इंटरेस्ट की लिमिट, तो ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी हुई, ये जॉइंट ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी अगर एसओपी एनओपी है तो फिर इंटरेस्ट का जो मैक्सिमम लिमिट होती है 30,000 और 2 लाख एज द केस में बी, क्या ईच को ओनर के लिए अलग अलग एप्लीकेबल होगी? मतलब ये 30,000 या 2 लाख का डिडक्शन तीनों को सेपरेटली अलाउ होगा या जॉइंटली अलाउ होगा? सेपरेटली। ठीक है, तो इस केस को हम बोलते हैं, इस केस में सेक्शन 26 अप्लीकेबल हुआ, इस केस में अप्लीकेबल हुआ। और यहां पर फिर मैंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि जिन लोगों को ये बात क्लियर नहीं हुई कि ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है 30,000 और 2 लाख का, ये एसएससी वाइज है, प्रॉपर्टी वाइज नहीं है। प्रॉपर्टी वाइज तो पहले भी कहाँ था? क्या मैंने बोला 2 एसओपी है, मान लो 2 एनओपी है, मैंने तो हमेशा यही बोला ना कि एग्रीगेट दोनों का भी एग्रीगेट 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो क्या वो एक प्रॉपर्टी को लेकर था या दोनों के लिए था? दोनों के लिए था एग्रीगेट, तो वो प्रॉपर्टी वाइज तो पहले भी नहीं था। अब और क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टी वाइज तो नहीं है, ये तो दोबारा कंफर्म हो गई बात, लेकिन ये साबित हो गया कि एसएससी वाइज है। 3 एसएससी है तो तीनों को इंटरेस्ट का डिडक्शन सेपरेटली अलाउ होगा। ये तो बात तब लग रही है जब शेयरिंग रेशियो डिटर्मिनेट है, नोन है, पता है, लेकिन कई बार पता ना हो तो शेयरिंग रेशियो पता नहीं है, तीनों ब्रदर्स में डिस्प्यूट है कि किसका कितना शेयरिंग रेशियो है, वो बता नहीं पा रहे,
कि उनका किसका कितना शेयर है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उसका गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि अगर ईच को ऑनर का शेयरिंग रेशियो डिटर्मिनेट नहीं है, नोन नहीं है, तो क्या करेंगे? हम होल प्रॉपर्टी का टैक्सेबल अमाउंट तो नॉर्मल प्रोविजंस, नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, लेकिन शेयरिंग रेशियो पता नहीं है तो सब में अलोकेशन हो पाएगा क्या? अलोकेशन हो ही नहीं पाएगा। मैंने होल प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर ली नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से। अब अलोकेशन करने की बात आती है तो मेरे पास शेयरिंग रेशियो अगर अवेलेबल नहीं है तो अलोकेशन कैसे करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो गवर्नमेंट कहती है ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अलोकेशन हो नहीं पाएगा। लेकिन हमारे पास इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स वसूलने का दूसरा तरीका और है। हम अलोकेशन नहीं कर पा रहे तो हम इन तीनों ब्रदर्स को एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानकर टैक्स ले लेंगे। एओपी मान लेंगे इन तीनों ब्रदर्स को इस हाउस प्रॉपर्टी के लिए, मतलब जॉइंट ओनर है तीनों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब इनकम टैक्स में एक चौथा एसएससी क्रिएट हो गया क्या? ये तीन एसएससी तो इंडिविजुअल है ही है, इनके पैन नंबर अलग है, एक अलग से एसएससी और क्रिएट हो गया एओपी। इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए एओपी स्टेटस में इन तीनों ब्रदर्स को टैक्सेबल किया जाएगा और इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए जो भी टैक्स बनेगा तीनों ब्रदर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे। समझ गए? गवर्नमेंट ने इसीलिए तो बनाया एओपी का कंसेप्ट। जहां पर भी गवर्नमेंट को इंडिविजुअल स्टेटस मानने में दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट कुछ लोगों को जॉइंटली टैक्सेबल करने के लिए ही तो एओपी का कंसेप्ट बनाया है कि हम तो इनको एसोसिएशन ऑफ पर्संस मानकर टैक्स लेंगे। अब इस केस में क्या हो जाएगा? तीन ब्रदर है, तीनों अपना इंडिविजुअल रिटर्न तो फाइल करते ही होंगे, ठीक है? तीन ब्रदर है, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड जॉब करते हैं, सैलरी की इनकम आती है उनके, और तीसरा वाला बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस इनकम है, तो वो अपना इंडिविजुअल पर्सनल रिटर्न तो फाइल करते ही होंगे। एक चौथा रिटर्न एओपी के स्टेटस में उनको और फाइल करना पड़ेगा। मतलब हैं लोग तीन लेकिन चार रिटर्न फाइल करने पड़ जाएंगे। समझ गए बात? इनका कहना है तीनों ब्रदर फिर टैक्स का पेमेंट इक्वली करेंगे क्या? इनकम टैक्स एक्ट इस बारे में कुछ नहीं बोलता। अगर एग्री है इक्वली पे कर दें, एग्री नहीं है तो क्या होगा? वो एग्री नहीं है पे करेंगे हम, या अमाउंट को लेकर एग्री नहीं है कि इक्वल मैं तो नहीं पे करता, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हत्थे जो भी तीनों भाइयों में से एक भी सामने आया उससे फुल रिकवरी कर ली जाएगी। ये इसी के लिए तो बोलते हैं जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। तो एओपी के स्टेटस में इस होल प्रॉपर्टी की टैक्स अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, बट इस केस को हम कहते हैं सेक्शन 26 नॉट एप्लीकेबल। मतलब एप्लीकेबल कब होता है? जब शेयरिंग रेशियो नोन हो, डिटर्मिनेट हो। नहीं है पता तो उसको बोलते हैं सेक्शन 26 नॉट एप्लीकेबल, और एओपी स्टेटस में उस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी। प्रोविजन समझ आ गया? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्या समझ आया अभी तक? शेयरिंग रेशियो पता है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलते हैं हम, शेयरिंग रेशियो पता है तो पहले उस मकान का पूरा टैक्सेबल अमाउंट निकाल लो, फिर अलोकेशन कर लो, इंटरेस्ट का डिडक्शन सेपरेटली मिलेगा। अगर शेयरिंग रेशियो पता नहीं है तो
उस होल प्रॉपर्टी का टैक्सेबल अमाउंट निकाल दो और वो उनको एओपी स्टेटस में टैक्सेबल कर दो। यही है बात। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बैंक में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। $90,000 और 6 लाख, 30 हजार। हाँ यस। 9 लाख नहीं, 3 ब्रदर हैं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख इंटरेस्ट कर 6 लाख। हाँ हाँ, वो भी तब जब प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी हुई तो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20। डीएलओपी हुआ, एलओपी हुआ तो इंटरेस्ट के लिए सोचना ही नहीं है, पूरा ही अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 3 brothers PQR having equal share, सबका शेयर इक्वल है, आर द को ओनर्स ऑफ ए जॉइंट प्रॉपर्टी। जॉइंट प्रॉपर्टी मतलब को ओनर है ये, कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल यूनिट्स। तो 6 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मकान एक ही है? बताइए, मकान एक है या एक से ज्यादा है तो एक ही, बोला ना, ए हाउस प्रॉपर्टी, मकान तो एक ही है, उसके अंदर 6 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, तो मकान तो एक ही है, 6 यूनिट्स हैं उसके अंदर, तो मैं 6 यूनिट्स बना देता हूं उसमें। 6 आइडेंटिकल यूनिट्स हो गई। अब कह रहे हैं प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो चुका है 25 अप्रैल 1997 को। अगेन ओल्ड, अब मैं उस बात को शॉर्ट में बोल दूं, एक ही सेंटेंस में अपनी बात कंप्लीट करता हूं। ओल्ड कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट डिनोट्स पीसीपीआई एक्सपायर्ड। बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट दे रखी है, तो जब से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, अगर ये प्रॉपर्टी लोन के पैसे से बनाई गई है तो इंटरेस्ट लग रहा था, तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था तब से पीसीपीआई की 5 किस्तें बनती हैं। तो इस केस में पहली किस्त कब से बनी होगी? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, लोन तो इससे पहले लिया गया होगा। ठीक है, तो इससे पहले की 31 मार्च तक का, इससे पहले की 31 मार्च, तो यहीं खत्म हो गई होगी। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन इस साल कंप्लीट हुआ तो पीसीपीआई की पहली किस्त कब से अलग हुई होगी? प्रीवियस ईयर 97, 98। पहली किस्त कब से मिलती है? जब परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो कंस्ट्रक्शन अगर इस डेट को कंप्लीट हुआ था, पीसीपीआई अगर था भी, तो पहली किस्त इस ईयर में अलग हो गई थी, दूसरी किस्त 98, 99, तीसरी किस्त 99, 2000, चौथी किस्त 2000, 2001, 2001, 2 में पांचवी किस्त। तो अभी तो मेरा प्रीवियस ईयर 23, 24 चल रहा है ना, तो 23, 24 में तो वो पीसीपीआई तो ऑलरेडी एसएससी को अलग हो गया था। हाँ, करंट ईयर का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर 23-24 में करंट ईयर का इंटरेस्ट भी तभी होगा अगर लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो, नहीं तो वो भी नहीं होगा। अगर लोन ही रिपे हो चुका है अभी तक, तो फिर वो करंट ईयर का इंटरेस्ट भी होगा नहीं। चलिए, तो मैंने इस बात को अब आगे से शॉर्ट में ही बोलूंगा। ओल्ड कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट डिनोट्स पीसीपीआई एक्सपायर्ड। ठीक है, फिर आगे ईच ऑफ देम किसके लिए बोल रहे हैं? 6 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, कह रहे ईच ऑफ देम ऑक्यूपाई। ईच ऑफ देम किसके लिए आ रहा है? यूनिट के लिए आ रहा है या 3 भाइयों के लिए आ रहा है?
तीन भाइयों के लिए आ रहा है, ठीक है। ऑक्यूपाइज 1 यूनिट फॉर हिज रेजिडेंस, कह रहे हैं ईच ऑफ देम ऑक्यूपाई 1 यूनिट अपने रेजिडेंस के लिए यूज करते हैं। तो जैसे तीन भाई हैं तो तीनों का इक्वल शेयर है, तो मैं मान लेता हूं इतना शेयर, ये 2 यूनिट, 6 यूनिट है और इक्वल शेयर है, तो मतलब सबके से 2-2 यूनिट आएगा। तो ये इतना पोर्शन हुआ पी का, इतना पोर्शन हुआ क्यू का, इतना पोर्शन हुआ आर का। इक्वल शेयर 6 यूनिट है तो सबके से 2-2 यूनिट आएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, 1 यूनिट इसमें से रेजिडेंस के तौर पे यूज करते हैं। तो हर कोई अपने अपने हिस्से की एक एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाई करता है। तो मैं मान लेता हूं पी ये वाली यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है, ये क्यू ये वाली यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है, और आर ये वाली यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अदर 3 यूनिट्स, बाकी की जो 3 यूनिट्स बची हैं, ये और ये जो 3 यूनिट्स बची हैं, कह रहे हैं लेट आउट किया हुआ है, रेंट मिल रहा है 5,000 पर मंथ पर यूनिट। तो 3 यूनिट है लेट आउट, एक यूनिट का 5,000 पर मंथ पर यूनिट किराया है। क्या ये एक्चुअल रेंट है? हाँ, एक्चुअल रेंट है, हाँ। अब एक बात बताऊं, कई बार क्वेश्चन में आपको फेयर रेंट नहीं दे रखा होगा, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी होगी, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा होगा, बट फेयर रेंट नहीं दे रखा होगा। अब उस केस में क्या करें? अगर फेयर रेंट गिवन नहीं है तो हम एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स may be taken as fair rent। फेयर रेंट को पर मंथ जो है उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो फिगर आएगा उसको बोलेंगे हाँ ये फेयर रेंट है। वापस तो देखो ये बात मैंने यहां लिखी, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात मैंने यहां लिखी। देखो पेज नंबर 5, मेन बुक पेज नंबर 5, फेयर रेंट को लेकर अगर फेयर रेंट गिवन नहीं होता है तो एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 शैल बी टेकन एज फेयर रेंट। समझ गए? अगर गिवन ना हो तो, गिवन है तो ठीक है, नहीं है गिवन तो एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स मे बी टेकन एज फेयर रेंट। चलिए, तो अब मैं चेक कर लेता हूं इस क्वेश्चन में मेरे को फेयर रेंट दे रखा है क्या। तो आगे दे रखा है म्युनिसिपल वैल्यू, क्या ये पूरे मकान की है? पूरे मकान की है क्या? यस, 3 लाख। और म्युनिसिपल टैक्सेस इसका 40% है, तो म्युनिसिपल वैल्यू अगर 3 लाख है तो म्युनिसिपल टैक्स उसका 40% है, तो कितना हुआ? 1,20,000। तो म्युनिसिपल टैक्स हुआ मेरा इस पूरे मकान का 1,20,000। फिर पेड हो चुके हैं क्या म्युनिसिपल टैक्स? यस, पेड हो चुका है, पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड हो चुका है। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में दे रखा है रिपेयर, कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका डिडक्शन मिलता है क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड पे? हाउस प्रॉपर्टी हेड परमिट्स ओनली 3 डिडक्शन, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट, बस, और कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो ये कचरा इंफॉर्मेशन है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, पहले ही काट दें, देखना भी नहीं है, गलत हो जाएगा, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। एक बार आईसीआई को लेकर किसी ने जोक बनाया,
कि ऐसे ही बना दिया किसी ने कि एक बार आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा कि एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो येलो कलर की है और उसमें से ट्रिन ट्रिन की आवाज आती है। येलो कलर की है, नहीं ऑरेंज, ऑरेंज कलर की है और उसमें से ट्रिन ट्रिन की आवाज आती है और वो गोल है। ऑरेंज कलर फर्स्ट कंडीशन, थर्ड गोल है और थर्ड उसमें से ट्रिन ट्रिन की आवाज आती है। ऐसी चीज जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती है उसका नाम बताइए। कईयों ने बोला टेलीफोन, मोबाइल, बेल। आईसीआई ने आंसर्स बताए, इस पॉइंट का आंसर बताया कि नो, नारंगी। नारंगी। और पूछा गया नारंगी कैसे, आपने तो बोला था ट्रिन ट्रिन की आवाज आती है, तो नारंगी में से कैसे आती है? आईसीआई ने जवाब दिया वो तो कंफ्यूज करने के लिए बोला था। कि हमने तो वो कंफ्यूज करने के लिए बोला था। मजाक था ये तो हमने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। कई बार ऐसे होता है, तो उस पे जोक बन गए थे इस तरीके से। चलिए, अब इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन के लिए 1,20,000 इंटरेस्ट है। पूरे मकान का है क्या? यस। अब आगे की कहानी बता रहे हैं। One of the let out units remained vacant for 3 months. One of the let out units. Let out units कितनी है? ये 3 let out units हैं। Let out units, let out units, LOP, ठीक है? Let out property। कह रहे हैं इसमें से एक ही बोल रहे हैं ना, 3 में से एक वैकेंट रही 3 महीने के लिए। अब एक और कंफ्यूजन, बताया नहीं कि किसकी वाली, P वाली या Q वाली या R वाली, ये नहीं बताया। जरूरत है क्या? ये इंफॉर्मेशन की जरूरत है क्या कि ये जो लेट आउट यूनिट वैकेंट रही वो किस ब्रदर की रही, पी की रही, क्यू की रही या आर की रही, ये इंफॉर्मेशन की जरूरत है भी या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो होल प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है, तो जरूरत नहीं है उस इंफॉर्मेशन की। फिर तो मैं, अब मुझे क्वेश्चन करना ही है, तो मैं जो P वाली यूनिट है लेट आउट, मैं मान लेता हूं ये 3 महीने के लिए वैकेंट रही है, मान लेता हूं, ठीक है? मिस्टर P वाली लेट आउट यूनिट वैकेंट रही है, मान लेता हूं। फिर मिस्टर P could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Mumbai। कह रहे मिस्टर पी अपनी यूनिट ऑक्यूपाई 6 महीने के लिए नहीं कर पाए क्योंकि वो मुंबई में ट्रांसफर हो गए थे। तो 6 महीने के लिए मिस्टर पी अपनी इस सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। तो दिक्कत वाली बात कहाँ है? ये एनओपी भी थी। इनकी पहले बात समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्या है कि जो लैंग्वेज लिखी होती है कि वो कंफ्यूज करने के लिए भी बोलते हैं कई बार कि कंफ्यूज हो जाएं हम और गलत कर लें। तो 6 महीने के लिए
मिस्टर पी की यूनिट नॉट ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब मिस्टर पी की ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी 6 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, 6 महीने के लिए नॉट ऑक्यूपाइड थी। फर्क क्या पड़ता है? कुछ नहीं, एसओपी हो चाहे एनओपी हो, एनुअल वैल्यू ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फिर कह रहे हैं उसके पास और कोई मकान नहीं है। द अदर इनकम, इन तीनों ब्रदर्स की अदर इनकम बता रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, ठीक है। वो तो अदर हेड की इनकम है, उसको भी हाल फिलहाल साइड में रखते हैं। अब कह रहे हैं आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिटरमाइन करिए और इन तीनों ब्रदर की टोटल इनकम भी डिटरमाइन करिए। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, बस ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने इस मकान का। प्रोविजन सेक्शन 26 अप्लीकेबल हो रहा है, वो बोलता है पूरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालो। अब एज ए होल ये प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है? अगर मैं इसको एक होल प्रॉपर्टी मान रहा हूं, मेरे को इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा लगता है? मुझे तो लगता है कि ये 50% लेट आउट है और 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या ओवरऑल पिक्चर यही बन रही है? और मुझे होल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। तो मैं पहले इस लेट आउट पोर्शन की इनकम निकाल दूं क्या? फिर उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन जो 50% है उसकी वैल्यू निकाल दूंगा। तो पहले शुरू करता हूं लेट आउट पोर्शन की वैल्यू निकालना। अब दिक्कत क्या आएगी? मेरे को सबसे पहले फेयर रेंट चाहिए, फेयर रेंट नहीं दे रखा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ 50% लेट आउट पोर्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं। मेरे पास फेयर रेंट नहीं है, लेकिन अभी मैंने बताया आपको फेयर रेंट आप निकाल सकते हो एक्चुअल रेंट से, ठीक है। तो जो लेट आउट यूनिट थी उसका एक यूनिट का किराया कितना था? 5,000 इंटू 12 महीने इंटू ये एक यूनिट का है, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इस 50% एरिया का फेयर रेंट हो गया मेरा 1,80,000। अब म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है क्या? म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, कितनी है पूरे मकान की? पूरे मकान की है 3 लाख, बट 50% पोर्शन का ही लेना है ना, 1,50,000। जेड वैल्यू निकाल लो, हायर दोनों में से 1,80,000, ये हो गया मेरा जेड वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट गिवन है क्या? नहीं है। स्टैंडर्ड रेंट है कि नहीं है? नहीं है। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? 1,80,000। इनका कहना है सर 3 महीने की वैकेंसी भी तो थी, वो क्यों भूले? उसका इफेक्ट मैं एक्चुअल रेंट में दूंगा। मुझे एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे 12 महीने का लेना होता है था ना, पूरे 12 महीने का लेना होता है एक्सपेक्टेड रेंट। तो वैकेंसी को इग्नोर करेंगे, वैकेंसी का किस में ध्यान रखेंगे? एक्चुअल रेंट में। तो एक्चुअल रेंट मैं कैसे लूं? देखो एक्चुअल रेंट अगर मुझे 5,000 रुपए मिलता है 12 महीने का, मिला नहीं है, एक यूनिट मेरी 3 महीने के लिए वैकेंट रही है, बट मिलता तो कितना मिलता? 1,80। इतना तो मिलता, लेकिन एक यूनिट 3 लेट आउट यूनिट में से एक यूनिट 3 महीने के लिए वैकेंट रही है। तो उसका कितना लेस करूं? 5,000 इंटू
1 यूनिट इनटू 3 महीना, 15,000 लेस कर दूं तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो गया? 1,65,000। और अब तो मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से ही कम है। क्या सही कह रहा हूं? क्या सही कह रहा हूं? एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से ही कम है। तो अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम होता है तो क्या करते हैं? एक्चुअल रेंट ही बन जाता है मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 1,65,000। म्यूनिसिपल टैक्स पूरे मकान का कितना है? 1,20,000। 3 लाख का 40%, पूरे मकान का म्यूनिसिपल टैक्स कितना हुआ? 1,20,000। तो ये तो मैं 50% एरिया की कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, तो लेस म्यूनिसिपल टैक्स तो मेरा पूरे मकान का बन रहा था 1,20,000, तो 50% एरिया का कितना हो जाएगा? 60,000। अब नेट एनुअल वैल्यू आ गई 1,05,000। फिर लेस करूं, लेस डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 24, उसमें भी सेक्शन 24 क्लॉज ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 30% ऑफ एनएवी। 30% ऑफ एनएवी कितना होगा? कितना? 31,500। 31,500। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद इंटरेस्ट, सेक्शन 24 क्लॉज बी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए था क्या? चेक करके बताएं। इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए था। ठीक है, मकान। तो एसओपी एरिया का ये करंट ईयर का इंटरेस्ट था क्या? पीसीपीआई तो एक्सपायर हो चुका, तो ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है 1,20,000। 50% एरिया का 60,000। कितना आया? 13,500। ये लेट आउट पोर्शन का ये लेट आउट पोर्शन की अभी तक कैलकुलेशन है। अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का निकाला क्या है? कुछ नहीं निकाला ना अभी तक। अभी तो सेल्फ लेट आउट पोर्शन का निकाला है, एसओपी का कुछ नहीं निकाला। अब क्या करूं? देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मैं तीनों का अलग अलग निकालना चाहूंगा, एक साथ नहीं निकालना चाहूंगा। उसका कारण समझना। यहां तो मैंने लेट आउट का तीनों का कंबाइन कर दिया, एसओपी का मैं तीनों का अलग निकालना चाहूंगा। अलग निकालने का कारण यह है कि इंटरेस्ट का डिडक्शन तीनों को अलग मिलेगा, और एसओपी पोर्शन के लिए तो सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है, बाकी एनुअल वैल्यू तो नील ही होती है। तो जब तीनों को इंटरेस्ट का डिडक्शन सेपरेटली मिलना है तो मैं एसओपी पोर्शन सबका अलग अलग ही निकालूं, बेटर रहेगा। अभी लेट आउट तो मैंने जॉइंटली निकाल दिया, जॉइंटली भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इंटरेस्ट है कितना पूरी प्रॉपर्टी का? एसओपी पोर्शन का टोटल 1,20 है। 50% एरिया, 50% एरिया एसओपी है, 60,000 हुआ। 60,000 में से क्या होगा? तीनों को बढ़ जाएगा, 20,000 तीनों को बढ़ जाएगा। अगर आज मैं 50% एरिया जो एसओपी है, अगर मैं
बोलूं इसकी एनुअल वैल्यू नील, 0, लेस, बट इंटरेस्ट का डिडक्शन तो तीनों को सेपरेटली मिलेगा, तो क्या फिर मैं सेपरेटली निकाल दूं क्या? यहां गाड़ी अटक जाएगी ना। यहां अगर मैं 60,000 लेस करूंगा इंटरेस्ट, तो फिर मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मैंने तीनों को सेपरेटली दिया इंटरेस्ट का डिडक्शन? समझे? तो मैं अलग ही कैलकुलेट करता हूं फिर। तीनों ब्रदर्स का एसओपी जो कि 50% पोर्शन है पूरे मकान का, तीनों ब्रदर का अलग अलग कैलकुलेट करता हूं। पी क्यू आर, एनुअल वैल्यू नील, कुछ नहीं, और लेस, इंटरेस्ट का डिडक्शन 60,000 डिवाइड बाय 3, सबके हिस्से 20,000, 20,000, 20,000। तो क्या नेगेटिव आ जाएगा? सबके एसओपी पोर्शन का नेगेटिव आ जाएगा, 20,000, 20,000, 20,000। और लेट आउट पोर्शन वाला मैं बांट दूं क्या तीनों में इक्वल? लेट आउट पोर्शन का भी मैं बांट देता हूं, ठीक है। तो इसके आगे ही चलो वर्किंग कर लेता हूं। ये तो एसओपी होने की वैल्यू आ गई, अब मैं लेट आउट होने का यहीं जोड़ देता हूं। इसको करो 1/3, 1/3, 1/3, तीनों में बांटना है, 4,500, ठीक है। तो लेट आउट पोर्शन का 4,500 क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो मेरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीनों के हिस्से में जो अलोकेट होके आया है, क्या नेगेटिव आया है? तीनों का 15,500। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीनों ब्रदर्स की आ गई। अब इसके बाद अदर इनकम, ये क्या इनकी कुछ हमने पढ़ा 5 हेड होते हैं, तो पांचों हेड की इनकम टोटल कर लेते हैं, तो क्या आता है? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई आती है। फिर चैप्टर 6 है कि डिडक्शन लेस करते हैं तो टोटल इनकम आती है। तो अभी तो मेरे सामने सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है। अब अदर इनकम मैं इसमें ऐड कर देता हूं। अदर इनकम, तीनों की अदर इनकम क्या है? 3,50,000, 4,50,000, 5,50,000। ऐड कर देता हूं, ऐड कर देता हूं तीनों का। 3,50,000, 4,50,000 और 5,50,000। अब एक बात बताइए, यहाँ एक और दिक्कत आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या सबके लॉस है? क्या ये लॉस ही तो है जो नेगेटिव है? ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस क्या एसएससी अपने अदर इनकम से एडजस्ट कर सकता है? यस। रीजन पांचों हेड की जब हम टोटल करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव एडजस्ट हो जाएगा। कुछ गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, जैसे आगे चलकर हम पढ़ेंगे। अगर बिजनेस लॉस है, सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं। वो हम कहाँ पढ़ेंगे? जब 5 हेड कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड पे तो है रेस्ट्रिक्शन, एक और है, बताऊं क्या? जब आप करंट ईयर का लॉस करंट ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ करने जाओगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड का करंट ईयर का लॉस करंट ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ करने जाओगे तो मैक्सिमम 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर पाओगे। हाउस प्रॉपर्टी एट का लॉस जो करंट ईयर का है, वो करंट ईयर की अदर इनकम से मैक्सिमम सेट ऑफ 2 लाख जितना ही हो सकता है।
अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कम ही है 2 लाख से, करवा दूं सेट ऑफ। तो सेट ऑफ होने के बाद जीटीआई आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम, कर दीजिए सेट ऑफ, जीटीआई आ जाएगी। जीटीआई के बाद क्या करोगे, चैप्टर 6 के डिडक्शंस लेस हो जाएंगे और फिर आ जाएगी टोटल इनकम। आसान है, सिस्टमैटिक तरीके से चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैंने बोला लॉस जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड का, उसका पूरा ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। कहाँ दे रखा है, मेन बुक में आ जाइए। हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है समझते हैं। पेज नंबर है आपके 10, पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 10 पर दे रखा है आपको सेक्शन 71 बी, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी से, उस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे या सेट ऑफ करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के प्रोविजन समझ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ इन एनी ईयर, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड से लॉस होता है तो ये लॉस हम उसी सेम ईयर की अदर इनकम से सेम ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं। सेम ईयर का हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस सेम ईयर की अदर हेड की इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 लाख जितना मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन फिर भी बच जाए, जैसे मान लो लॉस था मेरा 3.5 लाख, मैं अदर हेड की इनकम से 2 लाख जितना ही सेट ऑफ कर पाऊंगा, तो मेरा 1.5 लाख लॉस अभी भी सेट ऑफ नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया करंट ईयर का करंट ईयर में सेट ऑफ, उसको मैं बोलूंगा वो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया। जो पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाता है ना, उसको बोलते अनएब्जॉर्ब्ड रह गया। तो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया तो उसको आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक। तो गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट दी है, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में वो लॉस लेकर आ गया। अब मेरी सिचुएशन देखना, लॉस वैसे कितना है, फॉर एग्जाम्पल 3.5 लाख है। करंट ईयर का करंट ईयर में अदर इनकम से सेट ऑफ 2 लाख जितना हो गया, तो अभी भी 1.5 लाख बचा हुआ है। तो मैं वो 1.5 लाख नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। नेक्स्ट ईयर में जब मैं कैरी फॉरवर्ड करके जाऊंगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बन जाएगा। अभी इस साल से कैरी फॉरवर्ड करके जाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया है, फिर वो नेक्स्ट ईयर की जो इनकम होगी, नेक्स्ट ईयर में मैं सारे हेड की इनकम से वो सेट ऑफ नहीं कर सकता। जो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही सेट ऑफ होता है। जब तक वो करंट ईयर का है तब तक तो किसी भी इनकम से, बट उस पे अमाउंट वाइज गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया 2 लाख। लेकिन अब कोई पूछे कि कैरी फॉरवर्ड करने पे भी कोई लिमिट है क्या। मेरा तो लॉस मान लो 7 लाख था, मैं 2 लाख सेट ऑफ करा रहा हूं, बाकी का 5 लाख बचा हुआ है। तो ये 2 लाख की अमाउंट की लिमिट क्या कैरी फॉरवर्ड करने पे भी है, या सिर्फ करंट ईयर के करंट ईयर में सेट ऑफ के लिए ही थी। करंट ईयर के करंट ईयर में ही सेट ऑफ के लिए 2 लाख की लिमिट थी। कैरी फॉरवर्ड करने पर कोई टाइम लिमिट, कोई अमाउंट वाइज लिमिट नहीं है। तो मेरा 5 लाख का है, बच गया अनएब्जॉर्ब, मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। अब कैरी फॉरवर्ड कर लिया, नेक्स्ट ईयर में वो ब्रॉड फॉरवर्ड कहलाएगा, और मैं नेक्स्ट ईयर में क्या सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर पाऊंगा। तब क्या 2 लाख की लिमिट फिर लगेगी क्या? नो, तब नहीं लगेगी। मतलब कैरी फॉरवर्ड करने पर नहीं है, और जब वो ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा तब भी 2 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। तो 2 लाख की लिमिट सिर्फ एक जगह लगती है, करंट ईयर का करंट ईयर में सेट ऑफ, बस।
इनका कहना है नेक्स्ट ईयर फिर लॉस हो गया तो क्या होगा? ठीक है, वो जब से हुआ है तब से आप फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते। वो नेक्स्ट ईयर में फिर लॉस हो गया ना अगर हाउस प्रॉपर्टी से, तो वो नेक्स्ट ईयर वाले हाउस प्रॉपर्टी एट के लॉस को आप उस नेक्स्ट ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ कराओगे पहले, अगर अदर इनकम है तो। ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो चार्जिंग सेक्शन 22 में मैंने क्या बताया, 3 कंडीशन। देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, एंड that house property should not be used for the purpose of his own business or profession। क्यों? उस बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम अलग से टैक्सेबल है। तो जो प्रॉपर्टी एसएससी अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करता है उस पे हाउस प्रॉपर्टी एक्ट लगता ही नहीं है। ठीक है, 3 कंडीशन चार्जिंग सेक्शन 22 में पढ़ा। अब सेकंड कंडीशन ऑनरशिप को लेकर थी। ऑनरशिप का एक पॉइंट हमने और डिस्कस कर लिया, जॉइंट ऑनरशिप। जॉइंट ऑनरशिप, ठीक है। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, डिस्प्यूटेड ऑनरशिप। जॉइंट ऑनरशिप डिस्कस हो गया सेक्शन 26। ठीक है, ऑनरशिप वर्ड जो था ना उसके लिए हम और आगे डिटेल में गए। जॉइंट ऑनरशिप हो तो क्या होगा? अब एक और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, डिस्प्यूटेड ऑनरशिप हो तो क्या होगा? प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होते हैं, तो अगर डिस्प्यूटेड ऑनरशिप है तो उस केस में क्या होगा? देखिए 2 ब्रदर हैं, उनमें प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। मान लीजिए छोटे वाले ब्रदर ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, बड़े वाले ब्रदर का कहना है मेरा भी इसमें हिस्सा है, बट छोटे वाले ब्रदर ने उस पर कब्जा कर रखा है, उसके पोजीशन में, तो डिस्प्यूटेड है, ट्रीटमेंट कैसे करें? तो गवर्नमेंट ने उस केस में बोला इस प्रॉपर्टी की इनकम जो डिस्प्यूटेड ऑनरशिप वाली प्रॉपर्टी है इसकी इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन हु इज हैविंग पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर छोटे ब्रदर ने कब्जा कर रखा है उस पर तो इस प्रॉपर्टी की पूरी इनकम उस छोटे ब्रदर को टैक्सेबल होगी, पोजेशन उसके पास है। लेकिन अगर किसी ने कब्जा नहीं कर रखा है तो मान लो वो लेट आउट कर रखा है, ठीक है, तो जो भी रेंट रिसीव कर रहा है उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। 2 सिचुएशन, किराए पर दे रखा है कि नहीं दे रखा है। किराए पर दे रखा है तो जिसको किराया मिलता है उसको टैक्सेबल हो जाएगा, किराए पर नहीं दे रखा है तो किसके पोजीशन में है उसको टैक्सेबल हो जाएगा। 2 बातें। हाँ, ऑनर कोर्ट ने सीज कर ली प्रॉपर्टी, कोर्ट सीज नहीं करता है, कोर्ट बस हाँ उसको स्टे बोलते हैं। कोर्ट ने अगर स्टे लगा दिया, डिस्प्यूटेड था, मान लीजिए बड़ा ब्रदर कहता है कि ये तोड़वा के नया कंस्ट्रक्शन कराएंगे, छोटा ब्रदर बोलता है मेरे परमिशन के बगैर कैसे कराएगा। कोर्ट में केस फाइल हो गया, ठीक है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब उस केस में क्या होगा? प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में है क्या? चेक कर लो, नहीं है। किसी को रेंट मिल रहा है क्या? नहीं। तो मतलब ये दोनों ही बातें नहीं लग रही ना, फिर किसी के पोजीशन में भी नहीं है, किसी को रेंट भी नहीं मिल रहा है, वो तो ऑक्यूपाइड नहीं है। ठीक है, तो उसको एसओपी मानकर, दोनों ब्रदर की एसओपी मान लिया जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। और अगर शेयरिंग रेशो पता नहीं हो तो आप 50% मान सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन क्या थी चार्जिंग सेक्शन 22 में?
कि एसएससी अगर उस प्रॉपर्टी पर अपना ओन बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन करता है तो उस प्रॉपर्टी पर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगता। अब जैसे ही ये बात आती है कि वो प्रॉपर्टी जिस पर एसएससी अपना बिजनेस प्रोफेशन रन करता है उस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगता ही नहीं है, तो टैक्स प्लानिंग का स्कोप पैदा हो गया। टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, एसएससी के पास मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एसएससी का बिजनेस भी है, एसएससी एक को अपना शॉप बना ले, उधर शॉप बना ले, एक को गोडाउन बना ले, ठीक है, सारी वो प्रॉपर्टी जिस पे डीएलओपी होने की गाज गिर सकती है बिजनेस में लगा दो। तो उन सारी प्रॉपर्टीज को अगर बिजनेस के लिए आप यूज बता देंगे तो वो उन प्रॉपर्टीज पर फिर हाउस प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा ही नहीं, तो टैक्स प्लानिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पशन ही तो हुआ कि आप एनी नंबर ऑफ, क्या इस पे रोक है क्या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 प्रॉपर्टीज आप बिजनेस के लिए यूज करोगे? नहीं, कितनी भी कर सकते हैं। तो एनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज अपने बिजनेस के लिए एसएससी यूज कर सकता है। तो एक तरीके से ये एग्जाम्पशन ही है। फिर एक छोटी सी बात और, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मकान है, आप उसमें रह रहे हो, आप उसमें रह रहे हो, मकान आपका है, मकान अच्छी लोकेशन पर है, आपको एक्सेल एकेडमी ने अप्रोच किया कि हमें अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अपनी बालकनी का आउटर पोर्शन यूज करने के लिए दीजिए, उसके लिए हम आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो अब आपको एक सर्टेन अमाउंट रिसीव हो रहा है, क्या इस अमाउंट को आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होना शो करोगे? क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? क्या आपने एक्सेल एकेडमी को अपने मकान का ऑक्यूपेशन दिया है? नहीं दिया है, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वही है जो आप किसी अदर पर्सन को प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेशन देते हो, इस केस में आपने ऑक्यूपेशन नहीं दिया है, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सर्टेन अमाउंट जो आपको रिसीव हो रहा है, कहाँ, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो टैक्सेबल नहीं होगा, दूसरे हेड में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। अदर सोर्सेज हेड को मैं शॉर्ट में बोलूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, शॉर्ट में IFOS। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ मिसक्लेनियस पॉइंट्स। फिर एक छोटी सी बात और, एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक फादर ने अपने बेटे को बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम करता हूं, अभी से मैं विल लिख देता हूं, लेकिन विल में मैं ये लिख रहा हूं कि ये मेरे मरने के बाद तेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि मेरे मरने के बाद तू अपनी मदर को हर महीने 5,000 रुपए देगा, ये कंडीशन है। ठीक है, अब तो फादर की डेथ हो गई और उसके बाद सन ने मान लो वो प्रॉपर्टी किराए पर दे दी, सन को अच्छा खासा किराया आ रहा है, लेकिन उसे अपने मदर को भी देना पड़ रहा है हर महीने 5,000। हर महीने 5,000 मतलब साल का 60,000 मदर को दे रहा है। अब सन कह रहा है मेरे को किराया आ रहा है, लेट आउट प्रॉपर्टी है ये,
तो मैं लेट आउट प्रॉपर्टी की जब इनकम कंप्यूट करूंगा तो मेरे को जो मदर को पे करना पड़ रहा है उसका मुझे डिडक्शन दे दो। गवर्नमेंट कहती है हाउस प्रॉपर्टी हेड परमिट्स ओनली 3 डिडक्शंस, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट, बस। तो ये एनुअल चार्ज है, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सिक्के का एक पहलू, सन को तो खर्चा सन ने किया बट उसको डिडक्शन नहीं मिला, मदर को रिसीव हुआ। अब मदर इनकम टैक्स एक्ट में अलग से एसएससी है ना, अब मदर के एंगल से बात करते हैं। मदर को 60,000 मिल रहा है, क्या ये मदर की टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी? अब सन की बात खत्म, मदर की बात, क्या ये 60,000 मदर की टैक्सेबल इनकम है या नहीं? क्यों? रिसीव हो रहा है ना, गिफ्ट नहीं है या गिफ्ट नहीं। क्यों? विल में कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है, ऐसे तो सब लोग विल लिख देंगे और फिर बोलेंगे विल में जो मिलेगा। तो मदर के एंगल से ये अमाउंट अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगा। मदर को ये अमाउंट अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। मदर के एंगल से बात बता दिए, सन के एंगल से बता दिया। सन के लिए ये सन आर्ग्यूमेंट करता है ये मेरा एनुअल चार्ज है, प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हो गया है कि मेरे को तो हर साल इतना पैसा देना पड़ेगा, मैं बाउंड हो गया हूं, बट उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सन को डिडक्शन नहीं मिला इधर, उधर मदर के एंगल से बात कर रहे हैं तो मदर को टैक्सेबल हो रहा है अदर सोर्सेस हेड में। अब एक छोटा सा पॉइंट, एडवांस रेंट मिला, फ्यूचर पीरियड का एडवांस रेंट मिला, बताइए किसी सब्सिक्वेंट ईयर फ्यूचर ईयर का एडवांस रेट अभी करंट ईयर में मिल जाए, जैसे आपको करंट ईयर का 12 महीने का मिल चुका है रेंट और फ्यूचर ईयर का भी मान लीजिए 3 महीने का रेंट आपको करंट ईयर में एडवांस मिल चुका है, तो इस साल आपको टोटल 15 महीने का एडवांस 15 महीने का रेंट रिसीव हो गया, जिसमें से 3 महीने का तो एडवांस है जो किसी फ्यूचर ईयर से बिलोंग करता है। क्या ये 15 महीने का रेंट जो इस साल रिसीव हो चुका है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्या? क्योंकि लैंग्वेज है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, क्या 15 महीने का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? इसमें से जो 3 महीने का फ्यूचर ईयर का है वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसका क्या आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो? यहां नहीं, ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा उसकी बात नहीं, आपको प्रोविजन से जस्टिफाई करना है। आप आर्ग्यूमेंट करोगे कि हाउस प्रॉपर्टी एड में एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट चलता है, एनुअल वैल्यू जो इस ईयर की है वो टैक्सेबल होगी, तो फ्यूचर पीरियड का अगर एडवांस रेंट मिल गया टैक्सेबल कैसे होगा? यहां तो एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट चलता है, तो जो वैल्यू इस साल से बिलोंग ही नहीं करती है तो वो इस साल टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब एडवांस रेंट जिस ईयर का है उसी ईयर में टैक्सेबल होगा, या मैं यूं बोल दूं रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा, जिस ईयर से बिलोंग करता है उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और, कल से हम करेंगे धड़ाधड़ क्वेश्चंस, प्रोविजन आपके एक बार सारे क्लियर हो जाए फिर एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो एक लास्ट पॉइंट आता है यहां पर, कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर।
प्रॉपर्टी आपने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में परचेस की है, परचेस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है आपका 23 चॉइस, प्रीवियस ईयर 23 चॉइस में हमने परचेस की है। तो कंप्यूटेशन पीरियड आपका स्टार्ट होगा जिस दिन से आपने प्रॉपर्टी परचेस की है। बताइए इस बात का इंपैक्ट किस बात पे पड़ेगा? इस बात का इंपैक्ट पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन पर। मैंने बोला था इन जनरल आप एक्सपेक्टेड रेंट लोगे 12 महीने का, लेकिन हर सिचुएशन में ही 12 महीने का ले लोगे, ऐसे कैसे होगा? आपने तो मान लो अभी प्रॉपर्टी परचेस की 1 मई 2023 को, तो क्या इस केस में भी आप प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का ले लोगे या 11 महीने का लोगे? 11 महीने का। आपका कंस्ट्रक्शन इस साल कंप्लीट हुआ है, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ मिड ऑफ द ईयर में, तो आपका कंप्यूटेशन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? जब से वो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग डेट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, हर जगह कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। और भी ऐसे प्रोविजन आएंगे, बट हर जगह कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। तीसरा, आपने प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर सेल कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपने 31 जनवरी को सेल कर दी, 23 चॉइस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, आपने प्रॉपर्टी 31 जनवरी को सेल कर दी, तो आप एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का लोगे? 10 महीने का, अप्रैल टू जनवरी। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट सीधा सीधा आ जाता है क्या, या उसको कैलकुलेट करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है। एक्सपेक्टेड रेंट इज रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ 3 फिगर्स, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट के इंटरप्ले से आता है एक्सपेक्टेड रेंट। तो जब मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेड रेंट, उतने ही पीरियड का लेना है जितने टाइम पीरियड तक ऑनरशिप थी। तो क्या जो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए मेरे को 3 फिगर चाहिए, वो भी उसी पीरियड के लेने होंगे क्या? बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही।